नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी SSC लेखपाल की जो परीक्षा आपकी आयोजित होने वाली है उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज का फुल लेंथ टेस्ट 4 है। यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल 100 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। आप कह सकते हैं बिल्कुल ही लेटेस्ट पैटर्न पर, जो है जैसा कि पेपर आपका आने वाला है अपकमिंग डेज में। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में लिखे गए हैं, तो लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं होने वाला है। जिस तरह से आपके लेटेस्ट पैटर्न पर 4 सेक्शन में डिवाइड कर वहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं जीएस, ग्रामीण परिवेश, हिंदी और मैथमेटिक्स के, ठीक उसी तरह यहाँ पर पेपर का पैटर्न रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कन्नौज वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। हर क्वेश्चन में आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस में दो क्वेश्चन हैं एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि कन्नौज किस राजवंश की राजधानी थी, और इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि धारा नगरी वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। धारा नगरी किस राजवंश की राजधानी थी। तो कन्नौज आपकी गहड़वाल डायनेस्टी की आप कह सकते हैं कैपिटल थी, और वहीं पर अगर हम धारा नगरी की बात करें, कन्नौज आपकी हो जाएगी गहड़वाल डायनेस्टी की कैपिटल, और जो धारा नगरी है ये राजधानी थी परमार डायनेस्टी की, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो पहले का सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस लिखे गए हैं, कुछ और कैपिटल्स लिखे गए हैं, जैसे कलचुरी। तो कलचुरी जो थी, ध्यान रखिएगा, ये त्रिपुरी की कैपिटल थी, ठीक है। कलचुरी वॉज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरी। और वहीं पर अगर चौहान की हम बात करेंगे तो चौहान वॉज द कैपिटल ऑफ अजमेर, ठीक है। अजमेर पति आप कह सकते हैं एक बहुत काफ़ी फेमस थे। अभी हाल ही में एक मूवी भी बनी है इनके ऊपर। आई होप कि आप सभी को नाम पता होगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके नाम बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कन्नौज वॉज द कैपिटल ऑफ गहड़वाल डायनेस्टी एंड धारानगरी वॉज द कैपिटल ऑफ परमार डायनेस्टी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर हैड द हाईएस्ट पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। किस विदेशी यात्री की भारत में ठहरने की अवधि सबसे अधिक थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हुएन संग की बात करें हम लोग, तो आपको पता है हर्षवर्धन के काल में ये भारत आए थे 630 से लेकर के 645 एडी तक, 630 से लेकर के 645 एडी तक, मतलब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 15 ईयर्स का स्टे था इनका इंडिया में, हुएन संग का, ठीक है। वहीं पर अगर इब्न बतूता की बात की जाए तो इब्न बतूता एक मोरक्कन ट्रैवलर थे एंड ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ एमबीटी। एमबीटी स्टैंड्स फॉर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में इब्न बतूता जो हैं ये भारत आए थे, और इनके रेन में या फिर आप कह सकते हैं इनके किंगडम में। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज एसोसिएटेड विद एमबीटी, यू शुड रिमेंबर दैट एमबीटी शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में इब्न बतूता भारत आया। इब्न मोहम्मद बिन तुगलक आप कह सकते हैं इसके शासन में, और एमबीटी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो दिल्ली से शिफ्ट करके दौलताबाद, है ना, ट्रांसफर की थी दौलताबाद। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमबीटी के बारे में। इब्न बतूता इनके काल में भारत आए, इनके शासन काल में। और इब्न बतूता के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ रहा है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसकी बुक का नाम पूछा जाता है, ठीक है, कि इनकी पुस्तक कौन सी थी। तो पुस्तक थी रिहाला, ठीक है, या रिहला बोला जाता है, ठीक है। तो इब्न बतूता का जो टाइम पीरियड था वो था 1333 से लेकर के 1347 एडी तक। तो आप कह सकते हैं कि 14 साल, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स का स्टे था इनका इंडिया में। तो इनसे ज्यादा हुएन संग का है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में ठहरने की अवधि सबसे ज्यादा किसकी थी, तो फिलहाल अभी तक हुएन संग की अवधि सबसे अधिक है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं मार्को पोलो की। तो मार्को पोलो एक इटालियन ट्रैवलर थे एंड ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ पांड्या किंगडम, ठीक है। तो मार्को पोलो
आप कह सकते हैं कि इटालियन ट्रैवलर थे एंड ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ पांड्या किंगडम। मार्को पोलो आपका कह सकते हैं भारत में स्टे था 1292 से लेकर के 94 तक, 1292 से लेकर के 94 तक इनका स्टे था, मतलब 2 साल का स्टे था। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट ऑप्शन हमारे पास फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर आप कह सकते हैं कि फ्रेंच फिजिशियन थे, या इनको आप डॉक्टर कंसीडर कर सकते हैं, तो फ्रेंच डॉक्टर या फ्रेंच फिजिशियन थे, और ये आप कह सकते हैं भारत आए थे मुगल काल के दौरान में, या आप कह सकते हैं दारा शिकोह के कोर्ट में ये भारत आए थे। ठीक है, तो इनका भी जो स्टे था फ्रैंकोइस बर्नियर का वो था 1656 से लेकर के 1668 तक का, और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी आएगा लगभग 12 साल। तो मतलब इन सारे यात्रियों में आप देखेंगे ह्वेनसंग का स्टे सबसे ज्यादा था इंडिया में। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रिटी ऑफ देवगांव। ट्रिटी ऑफ देवगांव, व्हेन वाज द ट्रिटी ऑफ देवगांव साइंड। ठीक है, तो देवगांव या इसको देवगढ़ भी कहा जाता है, देवगढ़ की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि बैरकपुर म्यूटिनी कब हुई थी। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। जो ट्रिटी ऑफ देवगांव था आपका, देवगढ़ की जो संधि थी, ये 1803 में साइन की गई थी एंड इट इज साइंड इन बिटवीन आर्थर वेलेजली हु आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रघुजी भोसले। ठीक है, मराठा आप कह सकते हैं राजा थे, मराठा बरार के मराठा राजा थे बरार में। ठीक है, तो रघुजी भोसले सेकंड और आर्थर वेलेजली के बीच में ट्रिटी हुई थी देवगढ़ की, ट्रिटी ऑफ देवगढ़ और ट्रिटी ऑफ देवगांव, ये हुई थी आपके 1803 में। इसके बाद फ्रेंड्स इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि बैरकपुर म्यूटिनी कब हुई थी, तो ये 1824 में हुई थी। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 4, 3 out of 4 incident had been taken place in 1919, select the odd one among the following। मतलब 4 में से 3 घटनाएं 1919 में हुई थी, आपको विषम का चयन करना है। तो मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन पहला ही विषम है। मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन आपका 1917 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म हम बोलते हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोला जाता है, वो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पहला ही हमारा असंगत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे आप देखेंगे रॉलेट एक्ट भी आपका 1919 में आया था और जलियांवाला बाग मैसेकर भी आपका 1919 में हुआ था। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन जो था ये आपका 1917 का था। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। इनमें से कौन सा बांध केरल राज्य में स्थित है, तो भवानी सागर डैम तमिलनाडु में स्थित है, तुंगभद्रा डैम आपका कर्नाटक में मौजूद है, और मैथन डैम आपका झारखंड में है। ठीक है, मैथन डैम आपका कहां पर है, झारखंड में। तो देखिए कोई भी डैम इसमें केरला में लोकेटेड नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 6, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। सष्टम कोट्टा लेक जो है, सष्टम कोट्टा झील आपका केरल में ही मौजूद है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। शिव सागर लेक आपका महाराष्ट्र में मौजूद है, ये भी आपका करेक्ट लिखा हुआ है। हाफलंग लेक जो है ये भी आपका आसाम में काफी फेमस है, महत्वपूर्ण है, ये भी आपका करेक्ट लिखा हुआ है। स्मोगो लेक ध्यान रखिएगा, या सोमगो लेक जो है ये आपका लद्दाख में नहीं, ये कहां पर है, ये आपका सिक्किम में है। सोमगो लेक आपका सिक्किम में है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट का चयन करना था, इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 7, कॉप 20 कहां पर हुआ था और कॉप 23 कहां पर हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी, 20वीं मीटिंग जो हुई थी ध्यान रखिएगा ये आपकी पेरू में हुई थी, लीमा पेरू 2014 में। ठीक है, 2014 में लीमा पेरू में हुई थी। वहीं पर अगर हम कॉप 23 की बात करेंगे तो ये आपका 2017 में बून जर्मनी में हुआ था, बून जर्मनी में। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 8, इनकरेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। एक तरफ आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और दूसरी तरफ एसोसिएटेड स्टेट या यूटी का नाम लिखा हुआ है। तो इनकरेक्ट का चयन करना है, ध्यान रखिएगा लद्दाख, लद्दाख में आपका पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका हिमाचल प्रदेश में है, ना कि लद्दाख में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। इनकरेक्ट का ही चयन करना था, इसलिए ए ऑप्शन ही हमारा गलत लिखा है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट लिखे हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य आपका झारखंड में मौजूद है, सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कर्नाटक में मौजूद है, और मालाबार नाम से ही क्लियर है केरल में मौजूद है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 9, मोर देन 2 मेटल आर रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय। किस मिश्र धातु को बनाने के लिए 2 से अधिक धातुओं की आवश्यकता होती है? तो बेल मेटल आप ध्यान रखिएगा कॉपर और टिन के मिक्सचर से बनता है। वहीं पर अगर हम मुंज मेटल की बात करें तो ये कॉपर और जिंक के मिक्सचर से बनता है। ठीक है, तो इसको याद करने का क्या तरीका है, देखिए मुंज में जेड है तो ध्यान रखिए कॉपर के साथ जिंक आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम रोज मेटल की बात करें तो ये 3 मेटल्स को मिलाकर के बनाई जाती है। एक आपका है बिस्मथ, उसके बाद एक आपका है लेड, और तीसरा है आपका टिन। तो आपसे यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा 2 से अधिक धातु से मिलकर के बना है मिश्र धातु। तो ध्यान रखिएगा रोज मेटल जो कि बिस्मथ, लेड और टिन के मेल से बनाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following disease is caused due to the under secretion of thyroxine hormone? थायरॉक्सिन हार्मोन के अत्यल्प स्राव के कारण कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखिएगा जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है उसके अंडर सिक्रीशन के कारण मिक्सिडेमा होता है जो कि यहां पर लिखा हुआ है, और अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए डिजीज मतलब हार्मोन का, थायरॉक्सिन हार्मोन अगर ओवर सिक्रेट कर जाए, बहुत ज्यादा अतिस्राव हो जाए तो आपकी ग्रेव डिजीज होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 11, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट दादरा नगर हवेली हैड बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन यूनियन। तो जो 10वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961 आया था उसके द्वारा दादरा और नगर हवेली को इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट किया गया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 12, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप कम्स अंडर द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा जो लक्षद्वीप है यह आपका केरला हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कहां से जा सकता है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो 4 आप कह सकते हैं 4 हाई कोर्ट हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। एक आपका है केरला हाई कोर्ट जिसमें आपका लक्षद्वीप आता है। दूसरा है आपका बहुत इंपॉर्टेंट गुवाहाटी हाई कोर्ट जो कि आसाम में है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में देखिए टोटल 4 स्टेट्स आते हैं, वो आपके हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट में। इसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे हाई कोर्ट में आपका दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव ये आता है, ध्यान रखिएगा। दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव किसके जुरिडिक्शन में आएगा? बॉम्बे हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आएगा। और अंडमान निकोबार अगर पूछा जाए तो ये आपका कलकत्ता हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है। ठीक है, तो फिलहाल अगर लक्षद्वीप की बात होगी तो केरला, अंडमान की बात होगी तो कलकत्ता हाई कोर्ट, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड की बात होगी तो गुवाहाटी हाई कोर्ट, और इसके बाद एक और आप याद रखिएगा वो है आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट। चंडीगढ़ हाई कोर्ट आपका पंजाब और हरियाणा दोनों को कवर करता है। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 13, इनकरेक्ट ऑप्शन या फिर गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो जो बद्रीनाथ है यह अलकनंदा नदी के किनारे मौजूद है जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स रामागुंडम है, ये आपका गोदावरी नदी के तट पर है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। इनकरेक्ट का आपको चयन करना था यहाँ पर। कोटा ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी के बैंक पर ना होकर के कहां पर है, ये आपका चंबल रिवर, चंबल नदी के घाटी या बैंक पर है। ठीक है, तो कोटा आपका गलत लिखा हुआ है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बाकी विजयवाड़ा आपका कृष्णा नदी के ही तट पर मौजूद है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 12, इनकरेक्ट ऑप्शन का दोबारा से आपको चयन करना है। एक तरफ आपके माउंटेन पीक दिए गए हैं, दूसरी तरफ कंसर्न स्टेट का नाम लिखा हुआ है। तो जो आपका कारो पीक है, ध्यान रखिएगा कारो पीक आपका हरियाणा में है जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। पारसनाथ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ये आपका कहां पर है, ये आपका झारखंड में है। ठीक है, तो पारसनाथ पीक आपका झारखंड में है, राजस्थान में नहीं है, यही हमारा गलत लिखा हुआ था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बाकी दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। जो सोनसोगोर है ये आपका गोवा में है, और सोमेश्वर किला या सोमेश्वर माउंटेन पीक जो है ये आपका बिहार में है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 15, विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन बिजनेसेस। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसको हम लोग कोबोल के नाम से भी जानते हैं, इसका यूज बिजनेस प्रोसेस के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 16, सिटी स्कैन में किस तरह की किरणों का यूज होता है? तो आप सभी को पता होगा एक्सरे यूज होता है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिलेटेड टू द मेजर लेक्स लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो
बरुआ सागर ताल, बरुआ सागर झील जो है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका झांसी में है। बरुआ सागर झील कहां पर है? ये आपका झांसी में है। रामगढ़ ताल जो है ये आपका गोरखपुर में है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? तो गोरक्षनाथ टेम्पल से आपके योगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। ठीक है, और श्री राम जन्मभूमि के लिए उनके प्रयासों को देखते हुए आप याद कर सकते हैं कि जो रामगढ़ ताल है ये गोरखपुर में है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सुरहा ताल ये आपका बलिया में है। और वहीं पर अगर हम शुक्र ताल की बात करें तो ये आपका मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। बरुआ सागर झील झांसी हो जाएगा, रामगढ़ ताल आपका गोरखपुर हो जाएगा, सुरहा ताल बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है बलिया, और शुक्र ताल जो है ये आपका मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य 1990 में स्थापित नहीं किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड सेंचुरी ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैड नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1990। तो ध्यान रखिएगा, जो लाख बहोशी बर्ड सेंचुरी है, लाख बहोशी बर्ड सेंचुरी, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है, लाख बहोशी बर्ड सेंचुरी की स्थापना 1989 में की गई थी कन्नौज में। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाख बहोशी आपका कन्नौज में है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स संडी बर्ड सेंचुरी, आई होप आप सभी को पता होगा, ये आपका हरदोई में है। ठीक है, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। बाखिरा बर्ड सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका संत कबीर नगर में है। ठीक है, संत कबीर नगर जिले में है उत्तर प्रदेश के, और इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1990 में हुई थी। ओखला बर्ड सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1990 में गौतम बुद्ध नगर में की गई थी, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये इसकी स्थापना भी 1990 में हुई थी। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। लाख बहोशी आप कह सकते हैं कि 1989 में स्थापित किया गया था कन्नौज में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 19, BCBS में जो फुल फॉर्म बनता है, बी स्टैंड फॉर व्हाट? आपसे पूछा जा रहा है BCBS में, कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन में, जो बी है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बी स्टैंड्स फॉर बेसल। बेसल नॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। बेसल सिटी आपकी नॉर्थ वेस्टर्न स्विट्जरलैंड में है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिवर बहती है, उसके बैंक पर ये मौजूद है। राइन रिवर यूरोप की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ध्यान रखिएगा, राइन रिवर है, उसके बैंक में उसके बैंक पर आप कह सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न स्विट्जरलैंड में बेसल सिटी मौजूद है। अब इसका इंपॉर्टेंस इतना बैंकिंग के एरिया, बैंकिंग क्षेत्र में इतना क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स एस्टेब्लिश्ड हियर, है ना। जो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, इसका हेडक्वार्टर भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, BIS, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेसल स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद इसका काम क्या होता है? इसका काम है इट फोस्टर्स कोऑपरेशन अमंग द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो डिफरेंट कंट्रीज के या विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहाँ RBI है ना, किसी और देश में वहां का जो सेंट्रल बैंक है, इनके बीच में आपस में कोऑपरेशन को फोस्टर करता है, फैसिलिटेट करता है फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है इसका। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड व्हेन वाज द BCBS फाउंड? BCBS को 1974 में बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 20, हेमानंद बिस्वाल हैज रिसेंटली पास्ड अवे। हेमानंद बिस्वाल का हाल ही में निधन हो गया है। वह कहां के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और राज्य के आखिरी कांग्रेस मुख्यमंत्री थे? तो आप कह सकते हैं उड़ीसा के। ठीक है, उड़ीसा राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप कह सकते हैं कि राज्य में आखिरी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भी थे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, Which of the following state doesn't come under the top 3 states in India in the list of top 3 states in India's list in the number of micro, small and medium enterprises owned by entrepreneurs from the scheduled caste? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की संख्या में भारत की सूची में शीर्ष 3 राज्यों में नहीं आता है? ठीक है, तो आप देखिए जो ऊपर राज्य लिखे हुए हैं, है ना, ये टॉप 3 लिखे हुए हैं। आपसे पूछा गया टॉप 3 में कौन सा नहीं आता है? ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बच रहा है? उड़ीसा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। महाराष्ट्र का नंबर 1 स्थान है, आप कह सकते हैं फर्स्ट प्लेस में महाराष्ट्र है। टोटल यहाँ पर जो उद्यमी है MSME के, है ना, जो कि उन है जो कि शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो हैं 96,850। ठीक है, 96,805, 96,805 उद्यमी आपके MSME बिलोंग करते हैं। कहां से? महाराष्ट्र से। वहीं पर अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो ये सेकंड प्लेस पे है, और यहां पर आपके 42,997
उद्यमी बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट से। वहीं पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये थर्ड प्लेस पे है विथ 38,517 एंटरप्रेन्योर्स कम्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि टॉप 3 आपको ऊपर यहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में किसे निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अनुपम रे। ठीक है, अनुपम रे को हाल ही में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पार्ट है क्वेश्चन का इसी में कि विच बैंक हैज एक्वायर्ड 9.95% स्टेक इन द ICCL इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हाल ही में किस बैंक ने 9.95% के स्टेक एक्वायर किए हैं? तो ध्यान रखिएगा, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैड नॉट बीन पास्ड इन द ईयर 1956? इनमें से कौन सा एक्ट 1956 में पास नहीं हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है आपका, भविष्य निधि अधिनियम, ये आपका कब का है? ये आपका है 1925 का। ठीक है, जो आपका प्रोविडेंट फंड एक्ट है ये आपका 1925 का है। बाकी सारे एक्ट, चाहे वो LIC एक्ट हो, कंपनी एक्ट हो या सेंट्रल सेल्स टैक्स हो, ये आपके तीनों ही एक्ट 1956 में इनकॉर्पोरेट किए गए थे। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following places in India is famous for the mangrove vegetation? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बहुत इजी है, आप सभी इसको गेस कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, मैंग्रोव वेजिटेशन भारत में सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताइए, बहुत ईजी है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following committee had been formed on the reconstruction of the regional rural bank? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या RRBs के पुनर्निर्माण पर निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? ध्यान रखिएगा, भंडारी कमेटी। ठीक है, भंडारी कमेटी का जो गठन किया गया है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्निर्माण पर इसका गठन किया गया है। इसके अलावा जो बाकी 2 कमेटी लिखी गई हैं, जैसे दामोदरन कमेटी जो है, इट एसोसिएटेड और इट रिकमेंडेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कस्टमर सर्विसेज इन द बैंक्स। ठीक है, तो इंप्रूविंग कस्टमर सर्विसेज आप कह सकते हैं, एसोसिएटेड है दामोदरन कमेटी से। दीपक कमेटी आपकी दीपक पारिक कमेटी जो थी ये आपकी फाइनेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए रिकमेंडेड थी दीपक पारिक कमेटी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, भंडारी कमेटी। ठीक है, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 26। During which of the following phase of development of ग्राम पंचायत it had been ensured that the tenure of पंचायत should be 5 year? तो आप कह सकते हैं छठा फेज था ग्राम पंचायतों के विकास का, जो छठा चरण था उस दौरान ये डिसाइड किया, इंश्योर किया गया था that the tenure of पंचायत should be 5 year। पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 27। किस वर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य में शहरी स्वायत्त शासन की शुरुआत की गई थी? तो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर अर्बन ऑटोनॉमस गवर्नमेंट वाज स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर बात किया जा रहा है म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट का। ध्यान रखिएगा, जो म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट था वो आपका 1916 का था। ठीक है, एंड द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी इज नोटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आप कह सकते हैं गवर्नर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र होता है इसको गवर्नर के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। द मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत इज जनरली हेल्ड एट लीस्ट, मतलब कार्य के संपादन के लिए ग्राम पंचायतों की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट वंस इन एवरी मंथ, एक बार तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ग्राम सभा की पूछी जाए कि मीटिंग साल में कितनी बार होती है या होनी चाहिए, तो 2 से 4 बार। ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो 2 से 4 बार होनी चाहिए साल में, और इसके लिए एक निश्चित दिन भी निर्धारित किए गए हैं इन 4 मीटिंग्स के लिए। तो एक आप कह सकते हैं आपका रिपब्लिक डे है जो कि 26 जनवरी को होता है। इसके बाद एक आपका है लेबर डे, दूसरा जो डेट है लेबर दूसरी मीटिंग के लिए लेबर डे आपका 1 मई को होता है।
ठीक है। उसके बाद इसी में तीसरा जो मीटिंग है वो आपका इंडिपेंडेंस डे जो होता है आपका 15 अगस्त के दिन, उस दिन रखी जाती है। और जो चौथी मीटिंग का प्रयोजन बनाया गया है वो है गांधी जयंती या 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो पूरे साल में आप कह सकते हैं कि मिनिमम अगर ग्राम सभा की मीटिंग्स की बात की जाए तो 2 से 4 मीटिंग होनी चाहिए। अगर ग्राम पंचायत की बात की जाएगी तो 1 इन एवरी मंथ। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 29। कौन मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है या चुने जाते हैं? तो जो मेंबर होते हैं जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, इनको मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द वोटर्स। ठीक है, जो जिला पंचायत के मेंबर्स होते हैं। वहीं पर अगर हम जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो ध्यान रखिएगा, दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स। यहां से जो सदस्य चुन के आएंगे, ठीक है, डायरेक्टली लोगों के द्वारा जो सदस्य चुन के यहां से आएंगे, उन सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। सो वी कैन से दैट चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जिला पंचायत, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द जिला पंचायत। तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन डायरेक्टली वोटर के द्वारा चुना जाता है। तो वो तो केवल मेंबर डायरेक्टली वोटर के द्वारा चुने जाते हैं, और ये जो चुन के मेंबर आते हैं ये आपके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को चुनते हैं। तो दूसरा तीसरा नहीं होगा, इसका आंसर A1 ओनली होगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 30। तो यहां पर फ्रेंड्स से आपसे पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ ग्राम सभा शुड बी इक्वल टू, आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा रहा है कि ग्राम सभा की बैठक के लिए गण पूर्ति की संख्या कुल सदस्यों की संख्या की कितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ऑप्शन से यहां पर करेक्ट कीजिएगा। कोरम जो होता है वो होता है 1/10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? 1/10। ये ऑप्शन सारे गलत लिखे हुए हैं, 1/10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मित्रों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, और इसी में दूसरा पार्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किसी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र होने के लिए वहां पर जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति कितने वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर कम से कम होना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन हैं। तो जो फर्स्ट नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी अनाउंस की गई थी, ध्यान रखिएगा, वो आपकी अनाउंस हुई थी सन 2000 में। ठीक है, और यहां पर जो सेकेंड क्वेश्चन है कि एज पर अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस फॉर एन एरिया टू बी अ रूरल एरिया द पॉपुलेशन डेंसिटी ओवर देयर शुड बी लेस देन 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 400% पर स्क्वायर किलोमीटर से कम होनी चाहिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर आप किसी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र या रूरल एरिया घोषित करना चाहते हैं तो वहां पर जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होना चाहिए। और ये डिफिनेशन एंड दिस डिफिनेशन इज प्रोवाइडेड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 59 वर्ष आयु वर्ग की विधवाओं को प्रतिमाह कितने रुपए दिया जाना चाहिए या कितने रुपए दिए जाते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अकॉर्डिंग? तो हम कह सकते हैं 300 रुपए। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 में मैदानी क्षेत्रों के लिए निर्माण सहायता की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई थी? तो आंसर होगा 1,20,000 रुपए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंदिरा आवास योजना जो है ये आपकी आई है 1985 या आप कह सकते हैं 86। तो 1985 to 86 ये आपकी आई है इंदिरा आवास योजना। ये जो राशि 2021 में बढ़ाई गई है, पहले ये राशि कितनी थी? तो पहले ये राशि मैदानी क्षेत्रों के लिए थी 70,000 रुपीज़। ठीक है, बाद में इसको बढ़ा के कर दिया गया है 1,20,000 रुपये फॉर द प्लेन एरियाज। वहीं पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स हिली एरियाज की, पहाड़ी क्षेत्रों की, तो पहाड़ी क्षेत्रों में पहले ये राशि थी 75,000 और अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 1,30,000। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों ही जो पॉइंट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट अपडेट भी है 2021 का, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 34। For a period of how many years the प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना हैज इम्प्लीमेंटेड? तो कितने साल या कितने वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को लागू किया गया है? ध्यान रखिएगा,
5 साल की अवधि के लिए, ठीक है। एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन्स पर चाइल्ड पर स्कूल इज अप्लाइड फॉर द प्राइमरी क्लासेस अंडर दिस स्कीम। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रति स्कूल प्रति बच्चा कितने ग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी, तो ध्यान रखिएगा 100 ग्राम्स। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत 2021 की ये योजना थी, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपसे पूछा गया है। ऑन विच डे उत्तर प्रदेश डे इज सेलिब्रेटेड। तो आप, आई होप आप सभी को ये पता होगा, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 36। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो जौनपुर का सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना वॉज लॉन्च्ड। तो एंड दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2021 फॉर द मेंटेनेंस एजुकेशन सिक्योरिटी ऑफ द डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस ड्यू टू कोविड-19 के कारण जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं उनके मेंटेनेंस एजुकेशन और सिक्योरिटी के लिए 2021 में ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 38। अंडर द ओल्ड एज पेंशन स्कीम स्टार्टेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एन अमाउंट ऑफ हाउ मच इज प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो ध्यान रखिएगा 500 रुपये की राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, राइट। ओल्ड एज की अगर हम बात करें तो ओल्ड एज पेंशन स्कीम की, सो वी कैन से दैट पीपल हु आर 60 ईयर्स और अबव, ठीक है, 60 ईयर्स और अबव and whose income from all sources in rural areas is up to 46, near about 46,000 and in urban areas near about 56,000। तो उनको पर मंथ 500 रुपीज़ क्वार्टरली बेसिस पर प्रोवाइड किया जाएगा अंडर ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो एक बार फिर से आप लोग देख लें, ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंतर्गत दो प्रावधान है। एक तो उम्र जो एज है वो 60 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, 60 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। दूसरा जो भी लाभार्थी है, जो भी बेनिफिशियरी हैं, उनके जो इनकम है फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज, सभी सोर्सेज से जो उनकी इनकम है, अगर वो रूरल एरिया में बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, तो पूरी इनकम उनकी 46,080 एग्जैक्टली अगर आप बात करें तो 46,080 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और अगर अर्बन एरियाज़ की हम बात करें तो 56,460 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सारे जो क्राइटेरिया हैं उनको फुलफिल करते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे पर मंथ 500 रुपीज़ उनको प्रोवाइड किया जाएगा एज अ पेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 39। अंडर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अ लोन ऑफ हाउ मच लैक इज गिवन टू द अनएम्प्लॉयड यूथ फॉर सेटिंग अप अ यूनिट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ध्यान रखिएगा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख तक रुपए का लोन देने का प्रावधान है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें बियॉन्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के अलावा अगर अदर सर्विस सेक्टर्स की हम बात करें तो वहां पर 10 लाख तक का लोन देने का प्रावधान है, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा अप टू 25 lakhs। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 40। अंडर मनरेगा स्कीम EFMS सिस्टम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम 2014। ध्यान रखिएगा जो EFMS स्कीम है, फंड मैनेजमेंट सिस्टम इसको कहा जाता है। FMS स्टैंड फॉर फंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये मनरेगा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 41। चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होते हैं, तो चकबंदी लेखपाल ध्यान रखिएगा चकबंदी कमिश्नर या फिर चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें रेवेन्यू लेखपाल की तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या DM के अधीन काम करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिन्यूड। इनमें से किनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा इन सभी का नवीनीकरण किया जा सकता है, चाहे वो खतौनी हो, खसरा हो या सजरा हो, सो दैट इट कैन बी मेंटेन्ड फॉर लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सभी रिन्यूड किए जा सकते हैं। आपसे पूछा गया है कौन सा रिन्यूड नहीं किया जा सकता। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 43।
गांवों में चकबंदी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिकतम कितने वर्ष की समयावधि निर्धारित की गई है? तो 5 साल में जो गांव में चकबंदी है उसको पूर्ण करने का एक टाइम लिमिट बनाया गया है। ठीक है, तो 5 साल में ही हमें चकबंदी कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा करना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसी में अगला पार्ट क्वेश्चन का कि द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 1831 एट प्रयागराज और इलाहाबाद। ध्यान रखिएगा, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है, मतलब आप इसे कह सकते हैं राजस्व परिषद, इसकी स्थापना 1831 में इलाहाबाद या अब के प्रयागराज में की गई है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 44। वर्तमान में राजस्व परिषद में कितने प्रशासनिक और न्यायिक सदस्य हैं? करंटली हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल मेंबर्स आर देयर इन द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू? तो ध्यान रखिएगा, चेयरमैन को हटा करके अगर एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स जो हैं वो 2 हैं। ठीक है, चेयरमैन को हटा करके टोटल 2 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं, और अगर जुडिशियल मेंबर्स की बात किया तो वो टोटल 7 हैं। तो मतलब 2 और 7, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। राजस्व परिषद का निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग कृषि गणना, खेतों की हदबंदी, दाखिल खारिज संबंधी कार्य तथा बंटवारा संबंधी कार्य करता है? तो ध्यान रखिएगा, जो सेक्शन 9 है आपका, ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 9 ये आपका सारे काम देखता है, चाहे वो लैंड सीलिंग का हो, एग्रीकल्चर इन्यूमरेशन का हो, या फिर म्यूटेशन का हो, लैंड म्यूटेशन और डिवीजन का हो। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46। तहसीलदार न्यायिक का पद उत्तर प्रदेश के अधिकांश किन जिलों में है? तो ईस्टर्न और वेस्टर्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर तहसीलदार के पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, वहीं पर दूसरा पार्ट है जो क्वेश्चन का कि विच एक्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव, हु एक्ट्स एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नेंस इन द डिवीजन? तो डिविजनल कमिश्नर होता है मंडल आयुक्त। ठीक है, डिविजनल कमिश्नर जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नमेंट का पूरे डिवीजन में, और एक डिवीजन में ध्यान रखिएगा 1 से या 2 से ज़्यादा जिले होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें मेरठ डिवीजन की तो वहाँ पर आपको 6 से 7 जिले दिखाई देंगे, और उन सभी जिलों में जो डीएम होंगे वो किसके कार्य निर्देशों पर काम करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, वो आपका जो डिविजनल कमिश्नर होगा मंडलायुक्त है ना, उनके निर्देशों पर वो काम होता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 47। खसरा और खतौनी का निरीक्षक कौन होता है? तो आप राजस्व निरीक्षक भी कह सकते हैं, कानूनगो को कहा जाता है खसरा और खतौनी का निरीक्षक। एट प्रेजेंट हाउ मेनी रेवेन्यू कोर्ट्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश? तो टोटल 2651 रेवेन्यू कोर्ट्स उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। ठीक है, और वैसे इस डाटा को यहाँ पर 2651 लिखा गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल रेवेन्यू कोर्ट्स इंक्लूडिंग कोर्ट्स फ्रॉम एनटी टू रेवेन्यू काउंसिल, एनटी स्टैंड्स फॉर नायब तहसीलदार। ठीक है, अगर टोटल रेवेन्यू कोर्ट्स पूछा जाए नायब तहसीलदार से लेकर के रेवेन्यू काउंसिल तक, तो वो टोटल है 2774। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 48। इनकरेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। खरीफ पड़ताल इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अगस्त। तो ध्यान रखिएगा, ये 10 अगस्त से खरीफ पड़ताल स्टार्ट होती है। रबी पड़ताल की बात करें तो 1 जनवरी से होती है, और जो आपकी जायद पड़ताल है वो आपकी 1 मई से होती है। ठीक है, तो दूसरा तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इनकरेक्ट का आपको चयन करना था, पहला ऑप्शन हमारा गलत लिखा हुआ है, तो 1 ऑनली आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 49। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 4 जिलों में नहीं आता है? सो यू शुड नो अबाउट द टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट विद द लोवेस्ट रूरल चाइल्ड सेक्स रेशियो। अगर आपको टॉप 5 पता है तो आप टॉप 4 आसानी से बता सकते हैं। तो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट विद द लोवेस्ट रूरल चाइल्ड सेक्स रेशियो कौन कौन से हैं? तो पहला आपका है जो जहाँ पर सबसे कम है वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो आपका है बागपत। बागपत के बाद आपका आ जाएगा बुलंदशहर। ठीक है, और बुलंदशहर के बाद आपका गाजियाबाद आ जाएगा, और गाजियाबाद के बाद 5वें नंबर पे आता है मेरठ। तो देखिए मेरठ 5वें नंबर पे आ रहा है, टॉप 4 में नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 50। एक कच्चा बीघा में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 843 वर्ग मीटर। जो एक कच्चा बीघा होता है उसमें 843 स्क्वायर मीटर होते हैं, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 से हमारा हिंदी स्टार्ट है। तो देख लेते हैं। जिसकी मति झट से सोचने वाली हो, मतलब बहुत तेज से जो अपना दिमाग का प्रयोग करता हो, तो उसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है तो उसे उदयाचल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, उदय हो रहा है तो ध्यान रखिएगा उसे उदयाचल कहते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निमंत्रण शब्द का आपको तद्भव बताना है। तो जो नेवता होता है, तो नेवता आपका तद्भव शब्द है, इसका संस्कृत आधार का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा, निमंत्रण हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 54, तद्भव और तत्सम की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तुरंत झटपट। बाकी सारे करेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55 है, बहुत आसान है। पंकज, इंदिवर, नलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो बी, कमल के सारे पर्यायवाची यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा शब्द बंदर का पर्यायवाची नहीं है। तो बंदर का पर्यायवाची में हरि भी बंदर का पर्यायवाची है, मरकट भी है और शाखा मृग भी है। ध्यान रखिएगा, जो केसरी है, केशरी, ये बंदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो ठठेरा का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा ठठेरिन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो पहला ही ऑप्शन आपका लिखा हुआ है ठठेरिन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। वहीं पर आप देखिए निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है आपको। तो अहिंसा जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सारे आपके यहाँ पर पुल्लिंग लिखे हुए हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 58, राजा भिक्षुक को दान देते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। तो को दान देते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा को के लिए, ठीक है। तो राजा भिक्षुक को दान देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 59, स्पृश्य का विलोम आपको बताना है। तो इसका अस्पृश्य हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से निकेतन शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो निकेतन का घर या निलय हो जाएगा, ए ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पर आपको निगम का अगर पर्यायवाची पूछा है तो वो आपका हो जाएगा प्रतिष्ठान, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, जगदीश जो है ये आपका व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। वहीं पर सदाचार भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, दिग्गज भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। लेकिन जो निर्गुण लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये आपका यण स्वर संधि है, ठीक है। तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 62, आच्छादित शब्द का संधि विच्छेद आपको करना था। तो आत धन छादित, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63, जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल देवेंद्र, देवेंद्र, ठीक है। तो ये आपका एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है, देव प्लस इंद्र। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 64, चिरंतन शब्द का निम्न में से किस शब्द का विलोम शब्द है। तो चिरंतन जो है, ध्यान रखिएगा, वो नश्वर का विलोम शब्द है, ठीक है। चिरंतन जो है वो नश्वर का विलोम लिखा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है अशुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। तो कभी भी प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, ठीक है। तो प्रा होगा, प्र पे आ की मात्रा भी होगी, इसलिए डी ऑप्शन हमारा गलत लिखा हुआ है, अशुद्ध का ही चयन करना था। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, बाकी सारे शब्द यहाँ पर सही लिखे गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66 आप देखेंगे, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे। अगर आप सबसे पहला जो क्वेश्चन है शीर्षक आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पैराग्राफ पढ़ के समझ में आएगा कि इसका जो शीर्षक है वो उत्साह है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि पैराग्राफ में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है ये वर्ड, ठीक है, और पैराग्राफ का जो एक अर्थ भी निकल रहा है वो उत्साह वर्ड से ही निकल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं इस पैराग्राफ का जो शीर्षक होगा वो उत्साह ही होगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है इसी में क्वेश्चन नंबर 67, शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो पहला लिखा हुआ है मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, तो यही शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी सभी अशुद्ध लिखे गए हैं। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पूरी रात जगता रहा, भर लगाने की आवश्यकता नहीं थी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो बाकी सब में कुछ ना कुछ गलत है, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 68, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द आपको चुनना है गद्य मतलब वाक्यांश के लिए। तो जो ऐषणा होती है वो सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 69। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप यहाँ पर आपको चुनना है। तो जो परीक्षा लिखा हुआ है ये एक्चुअली कीचड़, ध्यान रखिएगा, इसको आप ये वाला परीक्षा मत समझिएगा, ठीक है। परीक्षा भी होता है लेकिन वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। प र छोटी की मात्रा री और शा, ठीक है। तो परीक्षा जो होता है इसका मतलब होता है कीचड़। तो पहला ही ऑप्शन हमारा अशुद्ध वर्तनी का ही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 70। तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। तो जो पी है ये आपका तद्भव शब्द है, बाकी हस्त, लज्जा और पक्षी आपके तत्सम लिखे गए हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, कौन सी एक लोकोक्ति नहीं है? तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना ये मुहावरा होता है, ये आपका मुहावरा है, ये लोकोक्ति नहीं है। बाकी सभी लोकोक्तियां लिखी हुई हैं, इसलिए डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 के लिए, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना ये एक मुहावरा है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 72। आंख मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आंख मिलाने का मतलब होता है सामना करना, ठीक है। आंख मिलाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सामना करना। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 73। तो गाय को अपनी सींग भारी नहीं लगती है, अपने कुटुंब किसी को कष्टदायक नहीं जान पड़ते हैं। आप कह सकते हैं सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? गाय को अपनी सींग भारी नहीं लगती है मतलब अपने कुटुंब किसी को भी कष्टदायक नहीं जान पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 74। शलाका शब्द का तद्भव आपको बताना है। तो सलाई एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है शलाका, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। पक्षी शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या शब्द जोड़ा जाता है? तो ना पक्षी गण होता है, ना पक्षी जन होता है, ना पक्षी वर्ग होता है। ध्यान रखिएगा पक्षी वृंद होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पक्षी वृंद। क्वेश्चन नंबर 76 से आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट है। तो डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन डाटा दिया गया है आपको। मीन और मीडियन निकालने का तरीका मैंने पहले ही बताया है। मीन क्या होता है कि आप सभी जो डाटा दिया गया है उनको जोड़ करके जितना डाटा है उससे डिवाइड कर दें, वो मीन होता है। वहीं अगर मीडियन की हम बात करें तो बिल्कुल मध्य में जो डाटा लिखा होता है बीच में, वो मीडियन होता है। अगर बीच में दो डाटा आपका लिखा है, दो संख्याएं लिखी गई हैं, तो उन दोनों का आप मीन निकाल दीजिए तो वही उसका मीडियन हो जाता है पूरे डाटा का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 76 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा 1.5। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 77 है। मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा आपको दे रखा है, वैल्यू ऑफ एक्स आपको बताना है, ठीक है। मोड क्या होता है? जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही मोड होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 12। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 है। चावल की कीमत में 25% की कमी एक व्यक्ति को इतने रुपए में 5 किलोग्राम अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। मतलब 25% की जो कमी है वो आपकी किसके बराबर है? लगभग 5 किलोग्राम जो वो ज़्यादा खरीद रहा है, ठीक है। तो चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य आपको बताना था। बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। मेरे द्वारा अगर बताए गए आंसर में कोई त्रुटि होती है तो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जो हमारे मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा सही उत्तर और सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। मैं मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करके नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी इससे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 79। ए अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% भोजन पर, 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पर खर्च करता है। शेष राशि इतने रुपए की बचत होती है। तो ए का वेतन क्या होगा? इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप ए का वेतन सबसे पहले आप मान के चलो कि क्या होगा। तो मान लीजिए ए का वेतन है, अगर आप 100 मान के कर रहे हैं तो भी हो जाएगा, अगर आप एक्स मान के कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक्स मान ले रहे हैं तो अब एक्स का 25% घर के किराए पर, तो मतलब 25x/100 प्लस 5% भोजन पर कह रहा है तो 5x/100 प्लस 15% यात्रा पर 15x/100 प्लस 10x/100, है ना। ये टोटल आप x में से माइनस कर दो तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? 22,500। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा डी, 50,000 रुपये। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 80। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। 70 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को एक ऐसा आयत बनाने के लिए मोड़ा गया है जिसकी भुजाएं 4:7 के अनुपात में हैं। इस प्रकार निर्मित आयत का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। अभी ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर आप क्षेत्रफल बराबर मत कीजिएगा वृत्त और आयत का, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमें परिधि बराबर करनी है, ठीक है, क्योंकि उसी तो यहाँ पर सबसे पहले हमें वृत्त की
परिधि को फाइंड आउट करना होगा, जिसको हम सरकमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। तो वृत्त की परिधि होती है आपकी 2πr, ठीक है। तो यहाँ से आप परिधि निकालेंगे और जो भी परिधि आएगी उसको आपको बराबर करना होगा 2l + b के, ठीक है। ये आपका आयत की परिधि का फॉर्मूला होता है, या आयत के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है। अब l और b यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको देखिए भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:7, ठीक है। तो यहाँ पर l + b हो जाएगा 4x + 7x मतलब 11x और इंटू 2 मतलब 22x जो है ये आपकी आयत की परिधि हो गई। इसको आपको इक्वल करना है 2πr के। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, r आपको दे रखा है, x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो भुजाएं क्या आ जाएंगी 4x और 7x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 81। एक वृत्त की परिधि आपको दे रखी है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr बराबर क्या हो जाएगा 18π के, ठीक है। तो 18π बराबर 2πr, तो मतलब 2r बराबर क्या हो जाएगा 18 के, क्योंकि पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से r क्या आ जाएगा 9। अब आपको वृत्त की त्रिज्या मिल गई है तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई इंटू r²। तो 81π आपका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 82। एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अगर आधार आप x मान लीजिए तो जो लंब है वो क्या हो जाएगा x + 4 और जो कर्ण होगा वो हो जाएगा x + 8, ठीक है। तो ये अब आपके सारे डायमेंशन मिल गए। कर्ण की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है x + 8 का जो होल स्क्वायर होगा वो बराबर होगा x² + x + 4 के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके x की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 83। एक आयत जिसके आयाम 4 और 5 सेंटीमीटर हैं को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a², ठीक है। अब देखिए त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, समबाहु है तो 3a त्रिभुज का परिमाप होगा। आयत की भुजाएं दे रखी हैं तो आयत का परिमाप क्या होगा, तो वो आपका आ जाएगा 18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 × l + b को, ठीक है, तो ये आपका 18 आ गया। यहाँ से आप देखिए a निकल गया, त्रिभुज की भुजा निकल गई, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की। तो अब तो √3/4 a² में आप 6 × 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 9√3 आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 84। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला विकर्ण आपको दिया गया है, आप दूसरा विकर्ण निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। आप सॉल्व करेंगे 15 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 85। एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 गुना अधिक है। मतलब संख्या अगर आप x मान ले रहे हैं तो जो 40x/100 है, एक संख्या का जो 40% है वो 650 के 20% से 190 गुना अधिक है ना। तो आप कह सकते हैं कि 40x/100 ये बराबर होगा किसके 650 × 20/100, 650 का 20% ये हो गया और इससे ये 190 गुना अधिक है, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं इसमें से अगर इसका 190 गुना माइनस कर दे तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन बनेगा, सॉल्व करेंगे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 86। संख्याओं में से कौन एक पूर्ण संख्या है। तो ध्यान रखिएगा जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 87। जब हम एक संख्या 14 के अंकों को उल्टा करते हैं तो इसका मान 27 बढ़ जाता है। अन्य कितनी दो संख्याएं 27 बढ़ जाती हैं जब उनके अंकों को उल्टा किया जाता है। तो देखिए इसको फाइंड आउट नहीं किया सकता, ऐसी बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंकड़े जो दिए गए हैं वो अपर्याप्त है, डाटा इनसफिशिएंट है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं आपको आंसर्स बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा और कभी कोई समस्या आती है सॉल्व करने में तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर पूछना। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 के लिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा 12। लगातार 6 सम संख्याओं की एक श्रृंखला में दूसरी और छठी संख्या का योग
24 है तो चौथी संख्या क्या होगी? सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दो संख्याओं का HCF 11 है, उनका LCM भी दे रखा है, एक संख्या भी दे रखी है, दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। तो HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, आपको ए ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91। एक दुकानदार को 15% की हानि होती है यदि एक वस्तु को 102.20 लाख प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 144। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 92। 200 तक कितनी संख्याएं 2, 3 दोनों से विभाज्य हैं? तो 2 और 3 से विभाजित अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप 6 से विभाज्य फाइंड आउट कर लीजिए। मतलब 6 से डिविजिबल जितनी भी संख्या होंगी वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगी, तो ऐसी 33 संख्याएं बनेंगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 93। माध्यिका आपको फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पर मीडियन निकालने का तरीका मैंने आपको कई बार बताया है। सेंटर का नंबर आपको देखना है, अगर एक संख्या है तो वही आपका माध्यिका हो जाएगा, अगर 2 संख्या है तो उनका मीन पूरे डाटा का माध्यिका होगा। ऐसा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 94। तो इसे आप सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, कुछ आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। जैसे त्रिभुज ABC है, भुजा AB, BC और C आपको दे रखी है। केंद्र के रूप में ABC लेते हुए 3 वृत्त खींचे जाते हैं, मतलब इस तरह से। इसको अगर आप केंद्र मान लीजिए A को, तो एक त्रिभुज ये वृत्त ये हो गया। B को आप केंद्र मान ले तो ये आपका B हो गया, और C को केंद्र मान ले तो ये आपका C हो गया। तो इस तरह से 3 त्रिभुज खींचे जाते हैं जिनमें प्रत्येक अन्य 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। मतलब यहाँ पर ये आप देखें तो ये तीनों ही वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग आपको फाइंड करना है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95। ए जो शीर्ष आपका था, BC पर खींचे गए त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो इसको आप निकालेंगे, 4.8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब आपसे पूछा जा रहा है जो त्रिभुज ABC था और इस तरह से जो 3 वृत्त बनाए गए थे, तो यहाँ पर अगर ए को शीर्ष मानकर आप यहाँ पर एक लंब डालते हैं। ठीक है, और ये लंब जो होगा ध्यान रखिएगा वो बाकी दोनों त्रिभुज क्या है, टेंजेंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 96। 2 संख्याओं का LCM और HCF का योग दे रखा है, अंतर दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सब कुछ दे ही रखा है। LCM और HCF इसका योग दे दिया आपको, इनका अंतर दे दिया आपको, तो यहाँ से LCM और HCF निकल जाएगा। एक संख्या निकल गई आपके पास, तो फॉर्मूला वही लगाना है, LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एक संख्या आपको दे रखी है, LCM HCF आपको पता है, तो दूसरी संख्या आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 के लिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 480। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो इसको आप निकालेंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 11/24। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर 98 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 99 आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 99 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3x + 2y। और क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है मैथ का। इसको आप सभी इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। समीकरण का वास्तविक मूल नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डजंट हैव द रियल रूट्स, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें रियल रूट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, बिकॉज 4 × 6 = 24, तो ऐसा कोई भी 2 नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और ऐड करने पे 9 आए, तो कोई रियल रूट इसके नहीं मिलेंगे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।